1941 में यूगोस्लाविया एक मुतनव्वे मुल्क था जो मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब पर मुश्तमिल था और जिसने दूसरी आलमी जंग में गैर जानिबदार रहने की कोशिश की थी। ताहम बुल्कान में इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन ने इसे महवर ताकतों के लिए एक कलीदी हदफ बना दिया। जर्मनी के दबाव के तहत यूगोस्लावी हुकूमत ने से फरीकी मुआहदे में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन हामी इत्तेहादी अफसरान की क़यादत में एक बगावत ने हिटलर के गुस्से को भड़का दिया। जवाबा नाज़ी जर्मनी और उसके इत्तेहादियों ने अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर हमला कर दिया और उसके इलाके को मुख्तलिफ काबिज़ अक़वाम में तकसीम कर दिया। सर्बिया को जर्मन कंट्रोल में दे दिया गया, जबकि क्रोशिया एक फाशिस्ट प्रो-जर्मन रियासत बन गया। हंगरी, बल्गारिया और इटली ने दीगर इलाकों को आपस में बांट लिया और एक जालमाना कब्ज़े को मुस्तहकम किया, जिसके नतीजे में जुल्म, जबर और नस्ल कशी सामने आई। यूगोस्लावी यहूदियों का अंजाम ख़ास तौर पर अलमनाक था। जंग से पहले मुल्क में मौजूद तकरीबन 78,000 यहूदियों में से अक्सरियत को जलावतन करके नाज़ी और उनके हलीफों के हिरासती कैंपों में कत्ल कर दिया गया। एक इतने मुतनव्वे कौम का एक बदतरीन कत्ल आम में डूब जाना कैसे मुमकिन हो गया? झुकने पर मजबूर, यूगोस्लाविया पर नाज़ी तसल्लुत का आगाज़। यूगोस्लावी मंसूबा पहली जंग अजीम के इख्तिताम यानी 1918 में ऑस्ट्रो-हंगरी सल्तनत के ज़वाल के बाद उभरा। सर्बिया ने दूसरे इलाकों के साथ इत्तेहाद किया और सर्बों, करवटों और सिल्ववेनियों की सल्तनत कायम की, जो बाद में यूगोस्लाविया कहलाई। इस मुल्क का मकसद जनूबी सलावी अक़वाम को यकजा करना था, जिनमें मुख्तलिफ नस्लें शामिल थीं जो मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थीं। सर्ब जो रासिख़ अल अक़ीदा ईसाई थे, जिनका दारुल हुकूमत बलगराद था, करवट जो ज़्यादातर कैथोलिक थे, ज़िग्रेब में बोस्नियाई जो मुसलमान थे और तर्क नजात थे, सारायेवो में सिल्वोयनी जो कैथोलिक थे, लबलजाना में मोंटेनीग्रीन जो रासिख़ अल अक़ीदा थे, सिटीने में मकदूनी जिन पर यूनानी असरात थे, स्कोपजे में, और कोसोवार जो अल्बानवी नजाद मुसलमान थे, पर्स्टेना में। 20वीं सदी के दौरान यूगोस्लाविया की सल्तनत में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान कशीदगी ने इस्तेहकाम को मुतासिर किया, ख़ास तौर पर सर्बों की करवटों और सिल्ववेनियों पर बालादस्ती की वजह से, जिन्हें बलगराद की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने का एहसास था। अवामी इंतज़ामिया पर ज़्यादातर सर्ब हुक्काम का कंट्रोल था और यही हाल मईशत और मालियात के अहम शबों में भी था। यूगोस्लावी शाही फ़ौज में सर्बों की मौजूदगी गालिब थी। 165 जनरलों में से सिर्फ 4 का ताल्लुक दूसरे ग्रोहों से था। ये अदम मुसावात कई इलाकों की गुर्बत का बाइस बनी और मुल्क की वहदत की मुखालफत में कौम परिस्ताना तहरीकों के उभरने का सबब बनी, जैसे कि करवटों की ओस्ताशा मकदूनिया की अंदरूनी इनकलाबी तंजीम। आखिरी ग्रोह मार्सिली में होने वाले हमले के पीछे था, जहां बादशाह अलेक्जेंडर अव्वल को कत्ल कर दिया गया था। बादशाह की मौत ने तख्त को बगैर किसी रहनुमा के छोड़ दिया और रजनसी शहजादा पाउलो अव्वल के हाथ में आ गई, जब तक कि शहजादा पेड्रो दुवम 1941 में सन बलूगत को न पहुंचा। 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज़ पर यूगोस्लाविया ने गैर जानिबदार रहने की कोशिश की, क्योंकि जंग इसके इलाके में नहीं पहुंची थी और उसकी हुकूमत का जर्मनी के साथ अच्छे ताल्लुकात का सिलसिला जारी था। मुल्क सीसा और जस्त जैसे मवाद जर्मनों को फ़रोख्त करता था और बदले में जदीद हथियार हासिल करता था, जिनमें मेसरशमेट BF-109 तैयारे शामिल थे। ताहम 1940 में इटली की यूनान पर यलगार और दोनों ममालिक के दरमियान बाद की जंग ने सूरत हाल को बदल दिया। तमाम तवक्कुआत के बरखिलाफ यूनानियों ने इतालवी अफवाज को अल्बानिया तक पसपा कर दिया। इससे यूगोस्लाविया दो ताकतों की नज़र में आ गया, जर्मनी जो इटली की मदद के लिए इसके इलाके से गुजरना चाहता था और बरतानिया जो बुल्कान में तीसरी रीख को गैर मुस्तहकम करने का मौका देख रहा था। इब्तिदा में यूगोस्लाविया ने खारजा पॉलिसी में गैर जानिबदार रहने की कोशिश की, ताहम मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आरा मौजूद थीं। एक धड़ा जिसकी क़यादत सर्ब जनरल मिलान नीडिच कर रहे थे, इटली के साथ इत्तेहाद की हिमायत करता था ताकि यूनान पर हमले में शामिल होकर सलोनिका का इलाका हासिल किया जा सके। दरी असना ज़्यादातर करवट मुसलमान और मकदूनी महवर ताकतों के हामी थे। इसके बरक्स सर्ब मोंटेनीग्रीन और सिल्वोयनी आर्थोडॉक्स चर्च आला फौजी क़यादत, बादशाहत और मालियाती शुबों के अहम हल्के इत्तेहादियों की हिमायत करते थे। यहाँ तक कि ज़मीन सरगर्म कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी क़यादत यूसीप टट्टू कर रहे थे, मगरिब की हिमायत कर रही थी।
ये दाखिली तकसीम इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब 27 नवंबर 1940 को एडोल्फ हिटलर ने युगोस्लावी हुकूमत से गैर जानिबदारी के बारे में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया और जर्मन फ़ौजों को ओनानुल्बानो सरहद की तरफ मुंतकिल करने की इजाज़त देने का इशारा दिया। 1941 के आगाज़ से बेलग्राद ने जंग में शामिल होने से बचने के लिए हर मुमकिन हद तक फ़ैसला मुवख्खर करने की कोशिश की। ताहम 14 फरवरी को सदर दरोगीसा चोटकोविक और वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर चैंसलर ऑस्ट्रिया के सफ़र पर गए ताकि सालिसबर्ग में वेखम फान रबिंत्रोप से मुलाकात कर सकें, जबकि रीजेंट पाउलो अव्वल बर्श्टसगार्डन में हिटलर से मुलाकात के लिए रवाना हुए। जर्मनों ने युगोस्लाविया को जर्मनी, इटली और जापान के साथ से फ़रीक़ी मुआहदे में शामिल होने की पेशकश की, जिसके बदले में तिजारती मुआहदों में फ़वाइद, जनूबी यूरोप में ज़्यादा असर और रसूख, जदीद हथियारों तक रसाई और यूनान के नुकसान पर सलोनिका की बंदरगाह देने का वादा किया। अगरचे ये पेशकश पुरकशिश थी, मगर रहनुमा हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि बेलग्राद में अवामी रद्द-ए-अमल शदीद होगा। दरहकीकत फ़ैसला लेने से पहले ही वज़ीर जंग दोसान पेसीक, जो बरतानिया के करीब थे, मुस्ताफ़ी हो गए। 1 महीने तक कोई जवाब न मिलने के बाद हिटलर ने सब्र खो दिया और चेकोस्लोवाकिया की कंपनी शकूदा के ज़रिए युगोस्लाविया को रसद की फ़रोख्त मुअत्तल करने की धमकी दी। मज़ीद बरह 19 मार्च को इसने एक अल्टीमेटम जारी किया जिसमें फ़ौरी जवाब का मुतालबा किया गया। बिलाखिर इस दबाव के तहत चोटकोविक और चैंसलर इसी हफ्ते दोबारा ऑस्ट्रिया गए और एक कशीदा कार्रवाई में युगोस्लाविया की से फ़रीक़ी मुआहदे में शमूलियत को बाज़ाब्ता शक्ल दी। मुसलावा की तकदीर बदलने वाली बगावत। 27 मार्च 1941 की सुबह 2:20 पर मुसलावा ने एक बगावत का सामना किया, सिर्फ 3 दिन बाद जब वो से फ़रीक़ी मुआहदे में शामिल हुआ था। बेलग्राद में जनरल दोसान सीमोविच ने शहर भर में टैंक और तोपखाना तैनात करने का हुक्म दिया, जबकि इसकी अफवाज ने वज़ारत जंग को महफूज बनाया। इसी वक्त जनरल बोरा मिरकोविच ने पूरी फ़िज़ाइया को बगावत पर आमादा कर लिया। तुलू आफ्ताब के कुछ ही देर बाद बागियों ने अहम दफातर, फौजी छावनियां और डॉकखाना पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने शाही महल पर भी धावा बोला, रीजेंट पाबिलो अव्वल को इक़्तिदार से हटा दिया और सदर दरोगीसा सौतकोविक और वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर सोइकारमार्कोविक को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। इसके अलावा उन्होंने मुक के फ़ाशिस्ट रहनुमा मिलान इस्तिजादिनोविक को गिरफ्तार करके बरतानिया भेज दिया। बगावत तेज़ी से फैल गई, ज़ुगर्ब, सिराजोव और स्कोपजे में हिमायत हासिल करते हुए, जिसके नतीजे में मुसलावा की महवर में शमूलियत ख़त्म हो गई। नए सियासी मंजरनामे के साथ पेड्रो दुवम को बादशाह करार दिया गया, हालांकि वो अभी सुन बलूगत को नहीं पहुंचा था। सर्ब डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत संभाली, जिससे दीगर बरादरियों, ख़ास तौर पर करविट्स में बेचैनी पैदा हुई। लेकिन सबसे संगीन मसला जर्मनी के रद्द-ए-अमल से सामने आया। सर्बिया में हज़ारों लोग बरतानवी झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए और यहाँ तक कि जर्मन सफ़ीर की कार पर हमला कर दिया, जिसे धोखादही समझकर अडोल्फ हिटलर ने मुसलावा पर फौरी हमले का हुक्म दिया। सीमोविच की हुकूमत ने जल्द ही समझ लिया कि जर्मन रद्द-ए-अमल नागुज़ीर है। उन्होंने बर्लिन को यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि वो इत्तेहादियों में शामिल नहीं होंगे, मगर किसी ने उनकी बात पर यकीन न किया। ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने बरतानिया से मदद की उम्मीद की, ताहम वदा करदा इमदाद न पहुंची। बरतानवी, जो मिस्र में अफ्रीका कोर्पस की पेशकदमी में मसरूफ़ थे, यूनान में चंद फ़ौजी भेजने में ही कामयाब हो सके। खुद को धोखा दिया गया महसूस करते हुए सीमोविच ने 30 मार्च को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा अंथोनी ईडन से मुलाकात से इनकार कर दिया। ताहम 1 अप्रैल को उन्होंने जनरल जान डल और यूनानी कमांडर अलेक्ज़ांड्रोस पापागोस से मुलाकात की ताकि मुमकिना जर्मन हमले के खिलाफ दिफा की मंसूबाबंदी की जा सके। शाही मुसलावी फ़ौज के पास 31 डिवीज़न्स थीं जो बुल्कान में तैनात थीं, जिनमें ज़्यादातर इन्फेंट्री और कुछ घड़सवार डिवीज़न्स शामिल थीं। ये यूनिटें मुख्तलिफ फ़ौजी ग्रुपों में मुनज़्ज़म थीं, जिनमें मुतअद्दिद आज़ादाना फॉर्मेशंस भी शामिल थीं। अगरचे सिपाही अच्छी तरबियत याफ्ता और जदीद साजो सामान से लैस थे, लेकिन दस्तों के अंदर नस्ली तनव्वुर की वजह से दाखिली तनाज़ात जन्म लेते थे। बहुत से लोग जंग को फ़रार होने आहता के महवर में शामिल होने के मौके के तौर पर देखते थे। जहाँ तक बख्तरबंद गाड़ियों का ताल्लुक था, साजो सामान पुराना और महदूद था। पहले बख्तरबंद बटालियन के 172 टैंकों में से 110 रेनाल्ट F-17 टैंक थे, जो पहली आलमी जंग के थे।
जबकि बाकी चून चून टैंक फ्रांसीसी रेनाल्ट इरपैंसा मॉडल के थे और 8 ऐसे मॉडल चकविसलवाक थे, सब पुराने डिज़ाइन। इसके बरक्स शाही मुसलावी फ़िज़ाइया के पास ज़्यादा मुतनव्वे बेड़ा था, जिसमें मुख्तलिफ नस्लों के तैयारे शामिल थे। अगरचे इनमें पुराने मॉडल भी शामिल थे, लेकिन वो मिस्रशिम्प BF-109 और डोर्नियर DO-17 बम्बार तैयारे भी चिल्लाते थे, जो जर्मनी से हासिल किए गए थे। इसके अलावा बरतानवी बिलेम हाइम बाई मोटर्स भी थे। शाही मुसलावी बहरिया युगविसलवोंसका करालजोसका मोरनारिका, जो एड्रियाटिक बंदरगाहों पर मबनी थी, इतालवी बहरिया के मुकाबले में एक छोटा बेड़ा रखती थी। इसका अहम जहाज़ हल्का क्रूज़ जहाज़ उदौलिमुत्सिया था, जिसके साथ तबाकुन बहरी जहाज़ और आबदोज़ें डालमातिया और मोंटीनीग्रो के अड्डों में तैनात थीं। मजमूई तौर पर मुसलावी अफवाज में 8,50,000 फौजी, 172 टैंक और 623 तैयारे शामिल थे, जो लड़ाका तैयारों, बम्बारों, ट्रांसपोर्ट तैयारों और तरबियती हवाई जहाज़ों में तकसीम थे। उनका समंदरी बेड़ा 53 जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जिनमें एक क्रूज़ जहाज़, 5 तबाकुन, 4 आबदोज़ें, मुताद्दिद टारपीडव कश्तियाँ, बारूदी सुरंग साफ करने वाले जहाज़, तोप बरदार कश्तियाँ और एक हाइड्रोप्लेन कैरियर शामिल थे। ऑपरेशन सज़ा युगोस्लाविया को शिकस्त देने के लिए महवर की हिकमत अमली। ऑपरेशन सज़ा या हिदायत नंबर 25 के नाम से जर्मनी ने अप्रैल 1941 के अवाइल में युगोस्लाविया पर हमले की तैयारी की। हिकमत अमली ये थी कि मुख्तलिफ महाज़ों से हमला किया जाए, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया में मौजूद फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल करते हुए। इस तैनाती से युगोस्लावी अफवाज कई महाज़ों पर घेर ली जाती, जिससे जर्मन अफवाज को कम मुज़ाहमत के साथ पेशकदमी का मौका मिलता। इस तरह वो स्लोवेनिया, सर्बिया, क्रोशिया और नैश में रास्ता बनाते हुए दुश्मन को घेर कर आखिरकार बल्गराद में हुकूमत को हथियार डालने पर मजबूर कर देते। दूसरी जर्मन फ़ौज, जो मैक्सिमिलियान फ़ान वाखस की कमान में थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के दरमियान तैनात हुई, जबकि 12वें जर्मन फ़ौज, जिसकी क़यादत ओलहलम लिस्ट कर रहे थे, बल्गारिया और रोमानिया में तैनात हुई। वहाँ से जर्मन स्लोवेनिया और क्रोशिया पर हमला करते, दरियाए सावा पर कंट्रोल हासिल करते और बोस्निया की तरफ पेश कदमी जारी रखते। साथ ही एक और हमला आवर ग्रुप बल्गराद की जानिब धकेला जाता, कोसोवो और मकदूनिया पर कब्जा करता और अहम शहरों को अपने कब्जे में लेता। इसी वक्त एक और हिस्सा नैश और वादर के रास्ते की तरफ बढ़ता, ताकि वो ऑपरेशन मारिता के तहत यूनान पर हमले के साथ अपना इल्हाक कर सके। जर्मनी के अलावा महवर की दीगर ताकतें भी इस हमले में शामिल हुईं। हंगरी, जिसकी क़यादत मेक्लॉस होरत्ती कर रहे थे, ने वोवदनिया के इलाके के बदले इस कार्रवाई में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की। ताहम वज़ीर आज़म पाल टीलेकी, जो युगोस्लाविया के साथ दोस्ती के मुआहदे के हामी थे, ने यह देखकर खुदकुशी कर ली कि उनका मुल्क मुआहदा तोड़ रहा है। दूसरी तरफ मुसोलिनी ने इस उम्मीद पर हमले की हिमायत की कि वो दिलमाटिया और बुहेरा एड्रियाटिक के जज़ायर को ज़म कर सकेगा, वो इलाके जो पहली जंग अजीम के बाद इटली हासिल न कर सका था। बल्गारिया, जो ज़ार बोरिस सिवम के ज़ेर क़यादत थी, ने आला मकदूनिया को दोबारा हासिल करने की नीयत से शमूलियत इख्तियार की, जबकि इटली के ज़ेर असर अल्बानिया ने कोसोवो की तरफ तौसी करने की कोशिश की। रोमानिया, जो ईवन उनतौंसको के तहत था, ने बरा रास्त फ़ौजी दस्ते नहीं भेजे, लेकिन जर्मनों को टीमैशवारा में अपने स्ट्रेटजिक अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इटली जर्मनी के बाद इस हमले में सबसे ज़्यादा फ़ौजी फराहम करने वाला दूसरा मुल्क था। जूलियन अल्पस से एक इतालवी फ़ौज स्लोवेनिया और जुनूब मगरबी क्रोशिया की तरफ बढ़ी, जबकि एक दूसरा ग्रुप अल्बानिया से मोंटीनीग्रो और मकदूनिया में दाखिल हुआ। हंगरी ने भी एक सरगर्म किरदार अदा किया, शुमाली सर्बिया में फ़ौजें भेजें। बल्गारिया ने नैश के इलाके में फ़ौजी यूनिट तैनात की और अल्बानिया ने कोसोवो में अल्बानवी बरादरी की हिमायत के लिए अपनी फ़ाशिस्ट मिलिशिया फराहम की। दूसरी तरफ रोमानिया ने अहम मकामात पर तोपखाने और फ़ौजी दस्ते फराहम करके ताउन किया। मजमूई तौर पर महवर अफवाज ने तकरीबन 7 लाख फ़ौजी जमा किए। इनमें से 3,37,000 जर्मन, 2,50,000 इतालवी, 1 लाख हंगरी के, 15,000 बिल्गारी, 5,000 अल्बानवी और 1,000 रोमानिया के फ़ौजी थे। साजो सामान के लिहाज से महवर बलाक के पास 875 टैंक और 1,756 तैयारे थे, जिनमें से ज़्यादातर जर्मनी और इटली के पास थे। मंसूबे का नफाज ज़वाल 6 अप्रैल 1941 की सुबह बल्गराद से तकरीबन 128 किलोमीटर दूर वाक़े युगोस्लावी फ़ौजी अड्डे ने हंगरी की सरहद पर दुश्मन के तैयारों को उड़ते हुए देखा।
रद्द-ए-अमल का कोई मौका न मिलने पर रोमानवी नजाद जनरल अलेक्जेंडर लोअर की क़यादत में तकरीबन 150 जर्मन तैयारे बाज़ इतालवी यूनिटों के साथ सर्बिया के दारुल हुकूमत पहुंच गए। 50 इस्टोका गौताखोर बम्बारों के एक ग्रुप ने हमले की क़यादत की, शहर के मरकज़ में आतिशगीर बम गिराए। इसी वक्त मिसिरशिम्ट BF-109 लड़ाका तैयारे और मिसिरशिम्ट BF-110 बम्बारों ने ज़ीमून के हवाई अड्डे पर हमला किया, जहां ज़मीन पर 50 यूगोस्लावी तैयारे बशमूल 26 डोर्नियर DO-17 बम्बार और दीगर पुराने मॉडल्स तबाह कर दिए गए। साथ ही हिनिकल ही 111 और डोर्नियर DO-17 बम्बारों ने कई स्ट्रेटजिक मकामात पर बमबारी की, जिससे दीदीनिये का शाही महल, टॉपसाइडर की फ़ौजी छावनी, फ़ौजी अकेडमी, रेलवे स्टेशन, डाक खाना और हवाई और बहरी वजारतों को नुकसान पहुंचा। सर्बिया की कौमी लाइब्रेरी भी शोलों में लिपट गई और चिड़ियाघर को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कुछ जानवर फरार होकर सड़कों पर दौड़ने लगे। बमबारी के असरात तबाहकुन थे, शाहराहें बर्बाद हो गईं और सैकड़ों मकानात मलबे में बदल गए, जिससे 4000 शहरी हलाक हुए। जनरल दोसान सीमोविच, जिन्होंने चंद दिन पहले बगावत की क़यादत की थी, अपनी बेटी की शादी में चंद किलोमीटर दूर मौजूद थे जब उन्हें हमले की खबर मिली। वो फौरन बलगराद वापस आए और शहर को खंडात में बदला पाया। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे थे। जब वो वजारत जंग में मौजूद जनरल स्टाफ से मिले, जो चंद बच्चे हुए इमारतों में से एक थी, तो हुकूमत को ओजीज़े शहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ताहम होटल पैलेस में कायम नए हेडक्वार्टर से हुकूमत मुअस्सिर कंट्रोल कायम न कर सकी। मुसलसल बमबारी ने तकरीबन तमाम मवासलाती रास्ते काट दिए, सिवाय बलगराद से एक लाइन के, और क्रोशियन किसान पार्टी के विलद को मीचेक की क़यादत में क्रोशियाई धड़ा बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इसी दिन जर्मन फौजी बल्गारिया से यूगोस्लाविया में दाखिल हुए, तेज़ी से मकदूनिया में आगे बढ़े और बल्गारियाई यूनिटों से कुमक हासिल की। अपने रास्ते में वाफिन SS के एक रेजिमेंट ने कर्न्यवा पालिंका की दर्रा में मुज़ाहमत का खात्मा किया, कोमानोफो पर कब्जा किया और स्ट्रूमिका को पकड़ लिया। फिर जुनूब की तरफ मुड़ते हुए वो यूनान की सरहद की तरफ बढ़े, ताका मुख पर बैक वक्त शुरू होने वाली ऑपरेशन मारिता के तहत हमले में हिस्सा ले सकें। यूगोस्लाविया के शुमाल में वो अवदनिया और हंगरी के दरमियान सरहद पर शाही यूगोस्लावी बहरिया के तोप बरदार जहाज दरावा, सावा, मोरो और वॉर्डर दरियाए डीनोब में गश्त कर रहे थे, जहां उन्होंने दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाया। इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने हंगरी के शहर मोहाक्स पर कई गोले दागे, जिससे नुकसान हुआ। इस पर हंगरी की तीसरी फौज ने तोपखाने से जवाबी फायरिंग की और बुदापेस्ट ने फौरन बलगराद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी दौरान सर्बियन बनातों की सरहद पर रोमानिया के साथ टीमी शोआरा में कायम 4100 मोटराज्ड कोर और मुख्तलिफ अक़साम की तोपों से लैस दस्तों ने यूगोस्लावी मकामात पर हमला किया। कुछ को तबाह कर दिया गया, लेकिन बलगराद ने जल्दी जवाब दिया। 2 बिलेम हाइम बम्बारों ने रोमानिया के शहर आरत पर हमला किया, अगरचे दोनों तैयारे मार गिराए गए। 7 अप्रैल हमले के दूसरे दिन जर्मन 12वीं फौज ने वादर को उबूर किया और तकरीबन पूरी मकदूनिया पर कब्जा कर लिया। इलाकाई दारुल हुकूमत स्कोप्जे में 20,000 से ज़ायद यूगोस्लावी फौजी बशमूल कई जनरल पकड़े गए। इस दौरान इतालवी दूसरी फौज जूलियन अल्पस से सलोनिया में दाखिल हुई, जहां उन्हें मामूली मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। वो तेज़ी से आगे बढ़े और सावा वादी, किस्तावा और माउंट पेच की चोटी पर कब्जा कर लिया। 8 अप्रैल तक उन्होंने करांजिस्का, गोरा, जावरिटेक और गोड्स पर भी कब्जा कर लिया था। जहां इतालवी अफवाज सलोनिया में आसानी से आगे बढ़ रही थीं, वहां अल्बानिया में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। यूनान के साथ जंग में महीनों की थकन के बाद इतालवी नवीं फौज हमले में शामिल न हो सकी और यूगोस्लावी तीसरे फौज के हमले का सामना करना पड़ा। यूगोस्लावी अफवाज ने दिफाई लाइनें तोड़ दें, गोसिंजे और प्रोकुलितीजे के पहाड़ों से गुजरकर शकुडर की सड़क पर काबिज हो गईं और दीबार को अतालवियों और उनके अल्बानवी इत्तेहादियों से छीन लिया। मशरिक में 8 अप्रैल को जर्मन 14वीं पेंजर कोर ने सर्बियन सरहद उबूर की, निशावा को पार किया और पिरोट में यूगोस्लावी दिफा को तबाह कर दिया। इससे बलगराद फौज की कई यूनिटों का खात्मा हो गया और जर्मनों ने नैश बगैर किसी रुकावट के हासिल कर लिया। मजीद जुनूब में 40वीं पेंजर कोर ने बल्गारिया की 5वीं फौज की मदद से मकदूनिया का कंट्रोल संभाल लिया और स्टेप वैलिस, प्रीलेप और मोनास्तीर पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अल्बानिया में इतालवी नवीं फौज मुसलसल पसपा हो रही थी। यूगोस्लावी अफवाज दरियाए दुर्न पर आगे बढ़ी और वालजबोन और कोल्जिकावा पर कब्जा कर लिया, जिससे रोम की अफवाज मजीद कमज़ोर हो गईं।
ताहम सलोनिया के महाज पर इतालवी दूसरी फौज अपनी फतह की लहर जारी रखे हुए थी। सरकिन्नू के पहाड़ों और दरियाए रेजीना को उबूर करने के बाद उन्होंने युगोस्लावी अफवाज को काल्चे और लोगिटेक से निकाल बाहर किया और इलाके में अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया। युगोस्लाविया का ज़वाल सिर्फ 12 दिनों में सुकून। 9 अप्रैल 1941 को दूसरी जर्मन फौज ने ऑस्ट्रिया से अपनी अलगार का आगाज़ किया ताकि स्लोवेनिया पर कब्जा किया जा सके। जैसे ही अफवाज इस्टारिया से स्लोवेनिया के इलाके में दाखिल हुई, मारिबूर में फोलक्स डोइचे यानी जर्मन अक़लियत के ग्रोहों ने हालात का कंट्रोल संभाल लिया। पेस्टलों और शाट गन्नों से मुसल्लह होकर उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और युगोस्लावी मुहाफिजों को गैर मुसल्लह कर दिया। इस कार्रवाई के नतीजे में जर्मन पेश कदमी तेजी से हुई और बगैर किसी मुज़ाहमत के शहर लिकोर के कब्जे में आ गया। मजीद बरह उन्होंने दरियाए ड्रावा पर कई पिल्लों को महफूज बनाया, जिससे बख्तरबंद अफवाज को आसानी से गुजरने का मौका मिला। 10 अप्रैल को 46वें पेंजर कोर ने हंगरी से क्रोशिया की जानिब सरहद उबूर करके युगोस्लाविया में एक नया महाज खोला। बख्तरबंद गाड़ियों की क़यादत में जर्मनों ने चंद ही घंटों में कई अहम मकामात पर कब्जा कर लिया, जिससे युगोस्लावी फ़ौज की कई इकाइयाँ बुदापेस्ट रेलवे लाइन पर फंस गईं। सिर्फ एक दिन में पेश कदमी ने 100 किलोमीटर से तजावुज़ कर लिया, क्योंकि युगोस्लावी फ़ौज की कुछ क्रोशियन यूनिटों ने बगावत की और ज़िग्रेब पर कब्जे में जर्मनों की मदद की। इस वक्त तक क्रोशिया ने महवर की अलगार में फ़आल किरदार अदा नहीं किया था, मगर रोम से फ़ाशिस्ट रहनुमा अंतिपाविलिच की अपील पर सूरत हाल बदल गई। कई क्रोशियन यूनिटों ने बगावत की अपने सुर्ब अफसरान को गिरफ्तार करके अहम शहरों को जर्मनों के हवाले कर दिया। बीलुवार में बगावत के नतीजे में नए मेयर ने मुल्क की आज़ादी का ऐलान कर दिया। बोस्ना-हर्ज़ेगोविना में जर्मन हामी क्रोशियन कौम प्रस्तों और बोस्नियाई ग्रोहों ने युगोस्लावी फ़ौज का मुकाबला किया। मोसत्तार और करीबी हवाई अड्डे पर कब्जा करके कई बमबार तैयारे हासिल किए, जो बाद में नई क्रोशियन फ़िज़ाइया ने इस्तेमाल किए। दरी अस्नानैश के इलाके में 14वीं कोर की जर्मन अफवाज बगैर किसी मुज़ाहमत के आगे बढ़ती रहे, हज़ारों युगोस्लावी फ़ौजियों को महसूर करते हुए। मोरो वादी पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उन्होंने पाराचुन और करगोजीवाक पर कब्जा कर लिया, जिससे लेस्कोविक में मौजूद हज़ारों फ़ौजी बिल्कुल तन्हा रह गए, जो बिलाखिर बगैर लड़े हथियार डालने पर मजबूर हो गए। अगरचे मुख्तलिफ महाज़ों पर महवर अफवाज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अल्बानिया में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। वहाँ इतालवी नवीं फ़ौज युगोस्लावी तीसरे फ़ौजी दस्ते के आगे पसपा हो रही थी, जो दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर तक घुसने में कामयाब हो गया था। शहर शकूदर उनके हाथ आया और युगोस्लावी फ़िज़ाइया ने दुरूस में इतालवी बहरी अड्डे पर बमबारी की, जो इस महाज़ पर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। 11 अप्रैल 1941 को एक और महाज़ खुला जब जर्मन फ़ौजों ने रोमानिया से सर्बिया में दाखिला लिया। मशीनी यूनिटों और रोमानिया के दस्तों की मदद से वो तेज़ी से पेश कदमी करते हुए टॉमीशवार पर काबिज़ हो गए और एक हवाई अड्डे पर 3 सालम युगोस्लावी लड़ाका तैयारे पकड़ लिए। हमले की रफ्तार इतनी बर्क रफ्तार थी कि एक दिन से भी कम वक्त में वो वर्शाक और पांच्यू तक पहुंच गए और यहाँ तक कि बल्गराद के नवा तक आ गए। इसी दौरान स्लोवेनिया में अताल्वियों ने अपनी अलगार जारी रखी। सोसाक और करालेविचा पर कब्जा करने के बाद 2 इलियट बटालियनों ने ट्रकों के जरिए लब्लियाना में दाखिला लिया। उधर अल्बानिया में हालात ने करवट बदला। पीछे हटने के बाद अताल्वियों ने एक जाली टेलीग्राम के जरिए युगोस्लावी फौज को धोखा दिया और उन्हें घात में लेकर एक जवाबी हमला शुरू किया, जिससे युगोस्लावी फौजियों को अल्बानिया से निकाल बाहर किया गया। खास तौर पर एक डिवीजन को दरिया पर वनिसात के करीब टैंकों के साथ बुरी तरह निशाना बनाया गया। क्रोशिया में युगोस्लावी फौज शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। जर्मनों ने तेजी से सुलाटेना और नौसिचे जैसे अहम मकामात पर कब्जा कर लिया और ओसिजेक पर भी काबिज हो गए, जो सर्बिया तक रसाई का एक कलीदी मकाम था। क्रोशियन ग्रुपों की बगावत ने सूरत-ए-हाल को मजीद ख़राब कर दिया, जिन्होंने फ़ाशिस्ट मिलिशिया के साथ मिलकर युगोस्लावी यूनिटों को गैर मुसल्लह किया और कई शहरों जैसे चापिलजना, तरबंजे और बेलिचा पर कब्जा कर लिया। अगले दिन 12 अप्रैल को हंगरी ने वोवदनिया की सरहद उबूर करके हमले में शमूलियत इख्तियार की। 3 मुख्तलिफ समतों से पेश कदमी करते हुए उनकी फ़ौज ने सीमोम पर कब्जा कर लिया, बाचुक्का पर काबिज हो गई और दरियाए दरौए तक पहुँच गई। अगरचे नोवी साद में उनकी पेश कदमी आर्जी तौर पर रुक गई, जहां सुर्ब आबादी ने जो कुछ उनके पास था इसी से दिफा करने की कोशिश की। मुल्क के दीगर हिस्सों में महवर की अलगार बगैर किसी रुकावट के जारी रही।
ओसीजैक में युगोस्लावी यूनिटों को तबाह करने के बाद जर्मनों ने हैरानकुन रफ्तार से पेशकदमी जारी रखी और मिट्रोविका, लाज़ारेविक, ज़ुवरन, वाल्यूसिसाक और भुज पर कब्जा कर लिया। मगरिब में दीगर यूनिटों ने निशावा वादी को साफ किया और मोनटे आउइल्ला की चोटी तक पहुंच गए। उधर अताल्वियों ने कार्लोवाक और सीनिच पर कब्जा कर लिया और एड्रियाटिक जजीरों पर फौज उतारी। समंदर में इतालवी बहरिया की बालादस्ती और जर्मन फिजाइया की बमबारी के नतीजे में युगोस्लावी बहरी बेड़ा बंदरगाहों में महसूर हो गया और दरिया ड्रावा में डरियावा गिन बूट डुबो दी गई, जिसमें 121 अफराद हलाक हुए। 1941 के 12 अप्रैल की शाम को एस स्पेंजर दूसरी डिवीजन उदास राख की पेशकदमी करने वाली टुकड़ियां बलगराद के मुजाफात तक पहुंच गईं। कैप्टन फ्रिट्स कुलंगिनबर्ग की क़यादत में एक ग्रुप ने एक खतरनाक मुहिम जोई का फैसला किया। उन्होंने डीनोब दरिया को एक मोटर बूट के जरिए उबूर किया और बगैर किसी युगोस्लावी मुहाफिज के देखे उतरने में कामयाब हो गए। शहर में दाखिल होने के बाद उन्होंने इंतशार का फ़ायदा उठाया और बगैर मुज़ाहमत के शहर में घूमते हुए मकामी अफवाज को गैर मुसल्ला करके टाउन हाल पर कब्जा कर लिया। वहां सिर्फ 6 सिपाहियों ने मेयर यूरम टूमच को माजूल करके इसकी जगह एवान मिलिचोच को मुकर्रर किया, जिसने छावनी की हथियारी का हुक्म दिया। 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब को पूरा बलगराद 12वें जर्मन फौज के कंट्रोल में आ गया। 13 अप्रैल को जर्मन हमला सुस्त हो गया, लेकिन उनके इत्तेहादियों की पेशकदमी जारी रही। सिल्वानिया में इतालवी अफवाज ने ओतोकाक और गिरअदिक पर कब्जा कर लिया, जबकि अल्बानिया में महवर की अफवाज ने मोंटीनीग्रो में पेशकदमी शुरू की और अस्कोतारी झेल के करीब युगोस्लाविया की तीसरी फौज के बच्चे खींचे दस्तों को पसपा कर दिया। वोवदिया में हंगरी फौजियों ने नोवी साद में शहरी झड़पों में हिस्सा लिया, हालांकि वो सीनिटा पर कब्जा करने और बारानिया को महफूज बनाने में कामयाब हो गए। 14 अप्रैल को युगोस्लाविया के लिए सूरत हाल मजीद खराब हो गई। इतालवी यूनिटों ने कुनन पर कब्जा कर लिया, जबकि हंगरियों ने नोवी साद पर कब्जा करके वोवदिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र बादशाह पेड्रो दुवम और उनकी हुकूमत, जिन्होंने आर्जी दारुल हुकूमत को पाली मुंतकिल कर दिया था, फरार होने का फैसला किया। वो पहले मोंटीनीग्रो के कुनन, फिर यूनान के एथेंस और आखिरकार काहिरा पहुंचे, जहां बरतानिया ने उन्हें पनाह दी। अगले दिन 15 अप्रैल को शाही युगोस्लावी फिजाइया के बच्चे खींचे दस्तों को निकालने की कोशिश की गई। 18 तैयारे मिस्र जाने में कामयाब हुए, लेकिन 5 बमबार तैयारे यूनान में पारामितिया के हवाई अड्डे पर एक जर्मन फिजाई हमले में तबाह हो गए। इसी दौरान ज़मीनी तौर पर महवर की पेशकदमी बगैर मुज़ाहमत जारी रही। क्रोशिया से आने वाली जर्मन अफवाज ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में दाखिल होकर बानिया लुका, तेराविंक, ज़ीमिका और सराइवो पर कब्जा कर लिया। साथ ही 12वें जर्मन फौज ने वालिवो पर कब्जा कर लिया और दरियाए दुरीना को उबूर कर लिया, जबकि जनूबी क्रोशिया में अताल्वियों ने गुस्पिच, सुबीमको, सिप्लेट, सीबैंक और मैटकोविच पर कब्जा कर लिया। मोंटीनीग्रो, जो अब तक हमले से कम मुतासिर हुआ था, 16 अप्रैल को एक फैसला कुन ज़र्ब लगा। इतालवी अफवाज ने युगोस्लाविया की तीसरी फौज को शिकस्त दी और पुडगोरिका पर कब्जा कर लिया। फिर वो निकश की तरफ बढ़े और टरबेंजे में करोशन बागियों से आ मिले। जनूब मशरिक में अल्बानिया की सरहद के करीब इतालवी फौजियों ने मकदूनिया पर कब्जा कर लिया, दीबार ओखरीदा, इस्टरगा और बटविला ले लिया, जबकि कोसोवो में अल्बानवी मिलिशिया की मदद से उन्होंने प्रिजरीन पर कब्जा किया। 17 अप्रैल को मुख का बेशतर हिस्सा महवर की अफवाज के ज़ेर कंट्रोल आ चुका था, सिवाय एड्रियाटिक साहिल के, जहां आखिरी लड़ाइयां जारी थीं। मशरिक से इतालवी अफवाज ने चकियंजे और कोटवर बंदरगाह पर पेशकदमी की, जहां युगोस्लाविया की बहरिया ने अपने जहाज़ों को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए डुबो दिया। मगरिब से सिया कमीज़ों के एक बटालियन ने दोबरोविंक पर कब्जा कर लिया, जिसका बाद में नाम रागोसा रखा गया। सूरतेहाल मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने के बाद 17 अप्रैल को जनरल दीनीलो कलाफतियू ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। ताहम चूंकि उनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं था, तो साबिक वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर सोइकारमार्कोविक को बलगराद लाया गया ताकि युगोस्लाविया की गैर मशरूत हथियारी पर दस्तखत किए जा सकें। इस लम्हे से पूरा इलाका महवर की अफवाज के कब्ज़े में आ गया। यासिनोवाच, बुल्कान का जहन्नम और सीरमिया के कत्ल आम। जब अप्रैल 1941 में युगोस्लाविया टूटा, तो कुछ इलाकों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इनमें आज़ाद रियासत क्रोशिया, मोंटीनीग्रो और नजात दहिंदा सर्बिया शामिल थे। नजात दहिंदा सर्बिया में, जो तीसरी रीख के ताबे एक हुकूमत थी,
और जिसकी क़यादत मिलान नीडिच कर रहे थे, नाज़ी नज़रिए से मुतासिर इक़दामात अपनाए गए। इसी साल 30 अप्रैल को नीडिच ने नस्ल की बुनियाद पर एक फरमान पर दस्तखत किए, जिसके तहत इस इलाके में मुकीम 16,000 यहूदियों को अलग थलग कर दिया गया। ताहम सर्बिया के इलाके में पहले कत्ल आम नीडिच की हुकूमत के हाथों नहीं हुए, बल्कि करोशन फ़ौज और उस्ताशा मिलिशिया के ज़रिए, जिन्होंने सीरमिया पर अपनी पेशकदमी के दौरान दरियाए सावा और बानातो के इलाके में सैकड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। दीगर अफराद को यासिनोवाच भेज दिया गया, एक ऐसा अस्त कैंप जहां दूसरी जंग अजीम के दौरान संगीन जराइम का इर्तिकाब किया गया। इस तनाजुर में यासिनोवाच बुल्कान में दहशत का मरकज़ बन गया। आज़ाद रियासत क्रोशिया के तहत उस्ताशा हुकूमत के ज़रिए चलाया जाने वाला ये कैंप दरियाए सावा और ओना के संगम पर वाक़ था और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा अस्त व कत्ल कैंप था। नीज़ इस खित्ते का वाहिद कैंप जो एक खलीफ हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम था। अपने क़याम अगस्त 1941 से अपनी तहलील अप्रैल 1945 तक यासिनोवाच ने नाकाबिल तसव्वुर मज़ालिम का मुशाहिदा किया। नाज़ी अस्त कैंपों के बरक्स यहाँ न गैस चैम्बर्स थे और न ही सनती पैमाने पर कत्ल की कोई मशीनरी। इसके बजाय कत्ल इनफरादी और इंतहाई सफाक अंदाज में किए जाते थे, जिनमें चाकू, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ आ करीब से गोलियाँ मारने का इस्तेमाल होता था। ज़्यादातर मुतासरीन सुर्ब थे जो उनकी नस्ल कशी के दायरे में आते थे। इसके बाद यहूदी, रूमानी और सियासी मुखालफीन निशाना बने। ये कैंप 5 ज़ैली कैंपों के एक पेचीदा निज़ाम पर मुश्तमिल था, जो दरियाए सावा और ओना के दोनों किनारों पर 210 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ था। सबसे बड़ा ज़ैली कैंप ऊ ईंटों की फैक्ट्री ऊ कहलाता था, जो ज़िग्रेब से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। इसके अलावा स्टारा गिरादेश का ग्रादेनादोनिया, 5 जबरी मशक्क़त की खेतियाँ और ओशत्ताका का रोमानी कैंप भी मौजूद थे। मुतासरीन की दुरुस्त तादाद आज भी मौजू बहस है, लेकिन सबसे ज़्यादा कबूल शुदा अदाद व शुमार के मुताबिक 1941 से 1945 के दरमियान तकरीबन 1 लाख अफराद को यासिनोवाच में कत्ल किया गया, जिसने इसे दूसरी जंग अजीम के सबसे हलाकत खेज़ अस्त कैंपों में से एक बना दिया। सामशत्ता, मौत का कैंप और गैस ट्रक जिसने सर्बिया के यहूदियों को मिटा दिया। बल्गराद, जो सर्बिया का दारुल हुकूमत है, युगोस्लाविया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी का हामिल था, जिसकी वजह से ये तीसरी राश और मिलान नीडिच की हुकूमत का पहला निशाना बना। मार्च 1942 में एसएस की यूनिटों और हेराल्ड टर्नर की क़यादत में सर्बियाई मुआविन अफवाज ने शहर के यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया। मर्दों को फौरी तौर पर कत्ल कर दिया गया, जबकि ख़वातीन और बच्चों को सामशत्ता के अंदर एक हिरासती कैंप में कैद कर दिया गया। 9 मई 1942 को सामशत्ता के कैदियों को एक बंद ट्रक में कत्ल कर दिया गया, जो बर्लिन से भेजा गया था, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा गया, जिससे सबको दम घुटने से मार दिया गया। ख़वातीन और बच्चों के खात्मे के बाद बल्गराद के हस्पताल के मरीजों और शाही युगोस्लावी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ यहूदी फ़ौजियों के कत्ल का हुक्म दिया गया। तकरीबन 8,000 बल्गराद के यहूदियों को सामशत्ता में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल आम के ज़िम्मेदार अफसर हेराल्ड टर्नर ने एसएस में अपने आला अफसरान के सामने फ़ख्र से कहा, सर्बिया यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां यहूदी मसला हल हो चुका है। इस वाक़ये के अलावा निजात याफ्ता सर्बिया में इतने बड़े पैमाने पर कत्ल आम नहीं हुए, क्योंकि मिलान नीडिच ने कुछ पाबंदियां आयद की थीं। ताहम यहूदियों और खाना बदोशों को मकामी आबादी से अलग करके मुख्तलिफ हिरासती कैंपों में भेज दिया गया, जहां हज़ारों मज़ीद लोग गैर इंसानी हालात की वजह से हलाक हो गए। 1944 के आखिर में जब महवर की अफवाज पीछे हट गईं और सोवियत यूनियन ने कंट्रोल संभाल लिया, सर्बिया को दोबारा युगोस्लाविया में शामिल कर दिया गया। इस वक्त तक जर्मनों, क्रोशाइयों और कुछ सर्बियाई साथियों के हाथों 14,500 सर्बियाई यहूदी कत्ल हो चुके थे, जिसका नतीजा मुल्क की यहूदी बरादरी के 90% के खात्मे की सूरत में निकला। हिंदो और उसके पार्टिजान, यूरोप की सबसे बड़ी फाशिज्म मुखालिफ मुजाहमत। युगोस्लाविया के पार्टिजान, जो बाज़ाब्ता तौर पर कौमी आज़ादी की फ़ौज और युगोस्लाविया के पार्टिजान दस्तों के नाम से जाने जाते थे, एक कम्युनिस्ट मुजाहमती तहरीक थी, जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान युगोस्लाविया के इलाके में महवर अफवाज ख़ास तौर पर नाज़ियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। यूसीप ब्रोश टट्टू की क़यादत में उन्हें इस तनाज़े में यूरोप की सबसे मुअस्सिर फाशिज़म मुखालिफ क़ुव्वत समझा गया। इब्तिदा में वो गोरीला जंग के तौर पर सरगर्म थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने एक मुनज़्ज़म फ़ौज की शक्ल इख्तियार कर ली, जो 1944 के आखिर तक 6,50,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल हो गई।
उनका बुनियादी मकसद काबिज अफवाज को निकाल कर एक सोशलिस्ट रियासत कायम करना था जिसमें युगोस्लाविया की तमाम कौमियतें शामिल हों। अप्रैल 1941 में मुक पर हमले के बाद टट्टू ने पेशकदमी की और ये तहरीक कायम की। जून में जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले के बाद गोरीला कार्रवाइयों में शिद्दत आई। जुलाई तक एक वसी बगावत फूट पड़ी जिसमें इब्तिदा में दरअज़ा मिहाइलोविच की क़यादत में चीटनक भी शामिल थे और उसका नतीजा आर्जी जमहूरिया ओशइत्से के क़याम की सूरत में निकला। महवर की मुताद्दिद यलगारों के बावजूद पार्टिज़ानों ने टट्टू की क़यादत में मुसलसल हरकत करते हुए मुज़ाहमत जारी रखी। 1943 के आखिर में इत्तेहादियों ने मिहाइलोविच की हिमायत वापस लेकर टट्टू की हिमायत का फैसला किया जब ये मालूम हुआ कि चीटनक दुश्मन के साथ ताउन कर रहे हैं। तेहरान कॉन्फ्रेंस में पार्टिज़ानों को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया गया। एक साल बाद ख़िज़ा 1944 में टट्टू की फ़ौजों ने रेड आर्मी की मदद से बलगराद को आज़ाद करा लिया। जंग के इख्तिताम तक पार्टिज़ानों ने मुक पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और साथ ही तरसत्ते और कारंटिया जैसे इलाकों पर भी। जंग ख़त्म होने पर यह मुज़ाहमती तहरीक नई कायम शदा वफ़ाक़ी अवामी जमहूरिया युगोस्लाविया की मुसल्लह अफ़वाज में तब्दील हो गई। इस तहरीक के दो बड़े मकासद थे। पहला मकसद काबिज़ अफ़वाज से लड़ना था। 1944 तक जब बरतानवी इमदाद काफ़ी मिक़दार में पहुंचनी शुरू हुई, उनके पास सिर्फ दुश्मन से हासिल करदा असलहा ही दस्तयाब था। दूसरा मकसद एक वफ़ाक़ी कम्युनिस्ट रियासत कायम करना था जहां मुख्तलिफ कौमियतें पुरअमन तरीक़े से रह सकें। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने युगोस्लाविया में मौजूद तमाम ग्रोहों को शामिल करने की कोशिश की ताकि हर कम्युनिटी अपने हुकूक बरकरार रख सके। दूसरी जानिब हरीफ तहरीक चीटनक के अहदाफ बहुत मुख्तलिफ थे। वो बादशाहत को बरकरार रखना चाहते थे, सुर्ब कौम की हिफाजत करना चाहते थे और अपनी समझी जाने वाली ज़मीनों से दीगर ग्रोहों को निकाल कर एक अजीम सर्बिया तश्कील देना चाहते थे। शुरू ही से दोनों ग्रोहों के दरमियान तनाव मौजूद था, लेकिन अक्टूबर 1941 में ये तसादुम खिली जंग में तब्दील हो गया। चीटनक टट्टू के शमूलियती रवैये को सुर्ब कौम के लिए ख़तरा समझते थे, जबकि कम्युनिस्ट बादशाहत की हिमायत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते थे। इब्तिदाई बरसों में ज़्यादातर पार्टिज़ान सुर्ब थे। इस वक्त मुस्लिम और करोशन कमांडरों को अपने नाम तब्दील करने पड़े ताकि अपने साथियों से मसाइल से बच सके। ताहम 1944 की ख़िज़ा में जब सोवियत और बिल्गारी अफ़वाज की अलगार के नतीजे में जर्मन अफ़वाज ने सर्बिया, शुमाली मकदूनिया और कोसोवो से इनखिला किया तो सूरत हाल बदल गई। इसके बाद मज़ीद सुर्ब मकदूनी और अल्बानवी तहरीक में शामिल हो गए, जिससे जंगजुओं की तादाद में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ। इसी साल के आखिर तक पार्टिज़ान फ़ौज में 6,50,000 मर्द व ख़वातीन शामिल हो चुके थे। अप्रैल 1945 तक ये तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई, जिसने इसे जंग की सबसे बड़ी अस्करी क़ुव्वतों में से एक बना दिया। करागोइवा का कत्ल आम, जब नाज़ियों ने बदले में तलबा और शहरियों को गोली मारकर कत्ल किया। 1941 में जब युगोस्लाविया पर जर्मनी का कब्ज़ा था, हिटलर ने सर्बिया के ख़िलाफ़ एक ज़ालिमाना इंतकामी कार्रवाई का हुक्म दिया। इसका मकसद हमले के बाद किसी भी मुज़ाहमत को ख़त्म करना था, लेकिन जो कुछ बाद में हुआ वो एक नाकाबिल तसव्वुर कत्ल आम था। हर जर्मन फ़ौजी की हलाकत पर नाज़ी 100 शहरियों को गोली मारकर कत्ल करते थे और हर ज़ख्मी पर 50 को। इस कत्ल आम की सबसे खूनरेज़ इक़सात में से एक सर्बिया के शहर करागोइवाक में पेश आई, जहां चंद ही दिनों में हज़ारों अफराद को, जिनमें तलबा, असातिज़ा और मासूम शहरी शामिल थे, कत्ल कर दिया गया। अगरचे ये कत्ल आम नाज़ी मज़ालिम के दूसरे वाक़यात के मुकाबले में कम याद किया जाता है, ये युगोस्लावी मुज़ाहमत को कुचलने की एक बेरहमाना कोशिश थी। ये सब 19 अक्टूबर इतवार के दिन करागोइवाक के नवाही इलाकों में शुरू हुआ, जो बलगराद के बाद सर्बिया का चौथा बड़ा शहर था। लिपेनिका दरिया के किनारे वाक़ ये शहर अपनी मजबूत सनत, ख़ास तौर पर मशीनरी और असलहा साजी के लिए मशहूर था। सन 1818 से 1839 के दरमियान ये जदीद सर्बिया का पहला दारुल हुकूमत था और यहाँ बुल्कान का पहला आइन नाफिज किया गया था। 1941 में इसकी आबादी 27,249 अफराद पर मुश्तमिल थी और ये मुल्क का सियासी, सकाफती, तालीमी और सनती मरकज़ था। लेकिन नाज़ियों के लिए ये इलाका डाकुओं की पनागाह था, जैसा कि वो सुर्ब जंगजुओं को कहते थे। इसी इतवार इस कानून के नाफिज होने से पहले कि हर जर्मन फ़ौजी के बदले 100 शहरियों को गोली मारी जाए और हर ज़ख्मी के बदले 50 को 415 अफराद को कत्ल कर दिया गया।
मुतासरीन को उन कार्रवाइयों में पकड़ा गया जहां नाजियों ने 3 हमसाया शहरों से शहर की रसाई बंद कर दी। अगले दिन 20 अक्टूबर को जर्मन फौज ने करागोइवाक की सड़कों और घरों में एक बड़ी छापामार कार्रवाई की। तकरीबन 5,000 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उनका इंतखाब करके उन्हें बाद में कत्ल किया जाए। मर्दों और नौजवानों को उनके घरों, काम की जगहों, फैक्ट्रियों और सरकारी दफातर से निकाल लिया गया। स्कूलों पर भी हमला किया गया, जहां 12 से 18 साल की उम्र के तकरीबन 300 हाई स्कूल तलबा को उनके असातिज़ा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें शहर के मरकजी लड़कों के कॉलेज के प्रिंसिपल लाजा पेंटलच भी शामिल थे। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि गिरफ्तार शुदगान की तादाद 7,000 तक पहुंच गई थी। इनमें रूमी नस्ल के नौजवान भी शामिल थे, जो ज़्यादातर जूते पॉलिश करने वाले थे और जिन्होंने जर्मन फौजियों के जूते साफ करने से इनकार कर दिया था। वीरमुख्त ने गिरफ्तार शुदगान को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ कागजात की जांच पड़ताल के लिए है और उन्हें कंट्रोल के लिए छावनी ले जाया जाएगा। ताहम चंद ही लोगों ने इस वजाहत पर यकीन किया। कुछ लोगों ने अपने अंजाम का अंदाज़ा लगाते हुए अपनी कापियों से फाड़े गए कागज़ों पर अलविदाई पैगामात लिखना शुरू कर दिए, इस उम्मीद पर कि शायद कोई उन्हें ढूंढ ले। इसी दिन 123 सर्बियाई यहूदियों, जिनमें कई ख्वातीन शामिल थीं, को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। 21 अक्टूबर को जब कत्ल आम जारी था, जर्मन फौज ने शहर की दीवारों पर एक एलामिया चस्पा किया जिसमें कत्ल आम का जवाब पेश किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे फौजियों पर बुज़दिलाना और गद्दाराना हमलों के नतीजे में 10 हलाक और 26 ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें सज़ा देना ज़रूरी था। हर मरने वाले जर्मन फौजी के बदले 100 अफराद को गोली मार दी गई, हर ज़ख्मी के बदले 50। इनमें ज़्यादातर कम्युनिस्ट, मुजरिम और मावनीन थे। मजमूई तौर पर 2,300 अफराद को फांसी दी गई। किसी भी नई तखरीबी कार्रवाई या हमले का इसी सख्ती से जवाब दिया जाएगा। नाजियों ने अपनी इंतकामी कार्रवाई की दस्तावेज़ात भी छोड़ी। जो तस्वीर बच सकें वो हौलनाक मनाजिर दिखाती है। उन 144 तलबा में से जिन्हें उनके असातिज़ा के साथ कत्ल किया गया था, बहुत से लोग शहर के करीबी मैदानों में झाड़ियों आ घने पौधों के साथ गोली मारकर हलाक किए गए। उनकी आंखें बंद थीं और कुछ की हाथें आपस में जाड़ हुई थीं। कहा जाता है कि इनमें से कई ने बहादुरी से नारा लगाया, हम नौजवान सर्बियाई हैं, गोली मारो। बिल्कुल इस लम्हे जब उन्हें गोली मारी गई। दूसरे अलग थलग रास्तों, आदरिया और मरकजी सड़क को अलग करने वाली दीवारों के साथ हलाक हुए। कुछ तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह जर्मन अफसरान उन लोगों पर गोलियां चिल्लाते हैं जो पहले ही जमीन पर पड़े थे। कुछ मुतासरीन को दरख्तों आ मरकजी चौक के लैंप पोस्टों से लटकाया गया, मंजरनामे जो पहली आलमी जंग के मनाजिर की याद दिलाते हैं। एक तस्वीर में एक नौजवान लड़की को फांसी दिए जाने के बाद दिखाया गया है और एक टोपी पहने हुए लड़के को दहशतज़दा हालत में दिखाया गया है जो रस्सी गिले में डाले जाने के करीब था। मैदानों और सड़कों पर मरने वालों की लाशों को, जिनमें से कई भारी मशीन गन्नों की फायरिंग से हलाक हुए थे, इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया। ये काम उन कैदियों को सौंपा गया जो जिंदा बच गए थे और बाद में नौरमबर्ग ट्रायल्स में गवाही दी। 20 अक्टूबर को कत्ल आम के 10 दिन बाद सर्बिया में जर्मन सफ़ीर फेलिक्स बिनज़लर ने बर्लिन को एक रिपोर्ट भेजी। अपने मुख्तसर और वाज़े पैगाम में उन्होंने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते कराइलिवो और करागोइवाक दोनों जगहों पर वीरमुख्त के फौजियों की हलाकत के इंतकाम में बड़े पैमाने पर सज़ाएं मौत दी गईं, हर जर्मन के बदले 100 सर्बियाई। कराइलिवो में 1700 अफराद को गोली मारी गई और करागोइवाक में 2300। ये सिफारती रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि करागोइवाक अकेला शहर नहीं था जिसने ऐसी बर्बरियत का सामना किया। नाजी कत्ल आम जो मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त हुए, मुतासरीन की तादाद को 7,000 से लेकर 10,000 तक ले गए। 50 किलोमीटर दूर कराइलिवो में हर ख़ानदान के कम अज़ कम एक फ़र्द को कत्ल कर दिया गया। वीरमुख्त ने रूदनुक को तबाह कर दिया, जबकि गोर्नी मिलानोवाक नापालम बमबारी से वीरान हो गया। इसके 466 घरों में से सिर्फ 72 बच्चे। सुर्बियों के अलावा रूमी, मकदूनी, सिल्वोयनी, यहूदी, मुसलमान और ईसाई भी कत्ल कर दिए गए। ताज़ा तरीन तहकीकात से पता चलता है कि करागोइवाक में मरने वालों की दुरुस्त तादाद 2778 थी। ये शहर के मेमोरियल पार्क और 21 अक्टूबर म्यूज़ियम में दर्ज है, जहां मकतूलीन के लिखे गए अलवदाई खतूत, उनकी ज़ाती अशिया और कत्ल आम की यादगार दस्तावेज़ात महफूज हैं। शहर की सबसे अहम यादगारों में से एक गोली मारे गए तलबा की याद में बनाई गई है।
सन 2012 में सर्बिया की कौमी असेंबली ने 21 अक्टूबर को दूसरी आलमी जंग में सर्बियाई मुतासरीन की याद के तौर पर मनाने का ऐलान किया। नाज़ी फौजी फरेंस बोमे को जंग के इख्तिताम पर नॉर्वे में गिरफ्तार किया गया। नॉरमबर्ग के नाम निहाद सानवी मुकदमात में इसे करागोइवाक के कत्ल आम और सर्बिया में इसकी अफवाज के जरिए किए गए बेशुमार जंगी जराइम के लिए मुकदमा चलाया गया। 29 मई 1947 को इसने कैद खाने की चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। इसकी बाकियात ऑस्ट्रिया के जनूबी शहर गिरज में दफन है। खामोश सफाया, यूगोस्लाविया में जर्मनों का ताक़ुब। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम और सर्द जंग के इब्तिदाई सालों में यूगोस्लाविया ने अपनी सरजमीन पर मौजूद कई नस्ली अक़लियतों के खिलाफ सख्त ताक़ुब शुरू किया। यूसीप बरोश टट्टू की क़यादत में हुकूमत ने ये इक़दामात क्रोशिनो, सिल्वेनियों, मोंटीनीग्रीनो, अताल्वियों और हुंगरियों के खिलाफ किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली बरादरी 5 लाख नस्ली जर्मन यासलैंडोइचे थी, जिन पर तीसरी रीख के साथ ताउन का इल्ज़ाम था। 1944 में रेड आर्मी की आमद और बल्गराद की आज़ादी के साथ इलाके में रहने वाले कई जर्मन यूगोस्लाविया के पार्टिजानों के कंट्रोल में आ गए। इस लम्हे से मकामी आबादी के कुछ हिस्सों की हिमायत से उनके खिलाफ तशद्दुद की लहर फूट पड़ी। 7,000 से ज़्यादा अफराद को हुजूम के हाथों इज्तिमाई फायरिंग में कत्ल कर दिया गया, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो नाज़ी इज़्म की मुखालफत करते थे। एक नुमाया मिसाल पादरी एडल्बर्ट शिम्ट का केस है, जिसे यूगोस्लावी फ़ौजियों ने मार मार कर हलाक कर दिया, हालांकि इसने नाज़ी हुकूमत के कई मुतासरीन की मदद की थी। 2 नवंबर 1944 को यूगोस्लाविया की एंटी फाशिस्ट कमेटी बराए आज़ादी ने जर्मन बरादरी को उनकी शहरियत से महरूम करार दिया, जिससे उनके तमाम शहरी हुकूक और जायदादें भी छीन ली गईं। शुरू में ये इक़दामात मारिबूर में नाफिज किए गए, जहां अक्सरियती आबादी जर्मन थी, लेकिन बाद में ये तमाम यूगोस्लाविया में फैल गए। जब अवामी महाज ने स्लोवेनिया पर कब्ज़ा किया तो ये कवानीन स्लोवेनिया के कई इलाकों में भी लागू कर दिए गए। 19 अप्रैल 1945 को यासलैंडोइचे को रियासत की मलकियत करार देकर ग़ुलामी की हालत में रखा गया। बहुत से अफराद को फ़रोख्त कर दिया गया, निजी अफराद को सौंप दिया गया और बच्चों को इन खरीदारों की मांग के मुताबिक उनके ख़ानदानों से अलग कर दिया गया। 2 लाख से ज़ायद अफराद को बर्बाद शदा देहातों और शहरों की तामीर नो पर मजबूर किया गया, जबकि 47,000 को डॉम्बास की कानों में काम करने के लिए सोवियत यूनियन भेज दिया गया। इसके अलावा हज़ारों कैदियों को बुल्कान के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी मशक्क़त के कैंपों में मुंतकिल किया गया। जो लोग ग़ुलामी से बचने में कामयाब हो गए, उनका मुक़द्दर भी कुछ बेहतर ना था। शहरियत से महरूम होकर 3,13,000 जर्मनों को मुख्तलिफ ममालिक में जलावतन कर दिया गया। तकरीबन 1.5 लाख ने जर्मनी में सुकूनत इख्तियार की, इतने ही ऑस्ट्रिया चले गए, जबकि 10,000 अफराद अमरीका पहुंचने में कामयाब हुए और 3,000 फ्रांस में आबाद हुए। इस जबर के नताइज तबाहकुन साबित हुए। 57,640 जर्मन अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें से 48,447 जबरी मशक्क़त के कैंपों में हलाक हुए, 7,199 को गोली मार दी गई और 1,994 सोवियत यूनियन ले जाते वक्त रास्ते में मर गए। मज़ीद ये कि ज़्यादातर जिंदा बच जाने वालों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिससे यूगोस्लाविया में जर्मन बरादरी तकरीबन मदूम हो गई। जब सर्द जंग ने जोर पकड़ा तो टट्टू और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए। अपनी सियासी पोजीशन को मुतवाज़िन रखने की कोशिश में यूगोस्लावी हुकूमत ने 1950 में मुक बदरियां रोकने का हुक्म दिया और 82,000 जर्मनों को मुक में रहने की इजाज़त दी, जिन्होंने अपनी शहरियत और कुछ शहरी हुकूक दोबारा हासिल कर लिए। इस फैसले ने बुल्कान में जर्मन मौजूदगी के मुकम्मल खात्मे को रोक दिया, अगरचे इसका इलाकाई तारीख़ पर असर नाकाबिल वापसी था। यूगोस्लाविया में यासलैंडोइचे के खिलाफ ताक़ुब के नतीजे में 57,640 अमवात हुई। इनमें से 48,447 अफराद जबरी मशक्क़त आस्त कैंपों में हलाक हुए, 7,199 अफराद को फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल किया गया और 1,994 अफराद सोवियत यूनियन मुंतकिल किए जाने के दौरान मर गए। इसके अलावा 3,60,000 अफराद को मुकबदर किया गया, जिनमें से कुछ को जलावतनी पर मजबूर किया गया और कुछ को सोवियत यूनियन को ग़ुलामों के तौर पर फ़रोख्त कर दिया गया, जिसने इस इलाके में जर्मन बरादरी को तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जब सर्द जंग शुरू हुई, यूगोस्लाविया ने सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए
और यूसीप ब्रोज टट्टू ने मुक को गैर जानिबदार रखने की कोशिश में मुक बदरियां रोकने का हुक्म दिया। इस फैसले की बदौलत 1950 में 82,000 जर्मन मुक में रहने में कामयाब हुए, अपनी शहरियत वापस हासिल की और दोबारा मुकम्मल शहरी बन गए। यूं अपनी कौम को बुल्कान से मुकम्मल तौर पर मदूम होने से बचा लिया। 1941 में यूगोस्लाविया पर हमले ने मुक की तारीख के सबसे तारीक अबवाब में से एक का आगाज़ कर दिया। इलाके की तकसीम ने काबिज़ कुव्वतों और उनके मकामी साथियों को नस्ल कशी की पॉलिसियों के नफाज में आसानी फराहम की। आज़ाद रियासत क्रोशिया में फ़ाशिस्ट उस्ताशा हुकूमत ने जीसनोवाज जैसे हिरासती कैंपों में सर्बों, यहूदियों और खाना बदोशों की नस्ली और मजहबी तत्हीर की। सर्बिया में जर्मन कब्ज़े ने फौरी तौर पर यहूदी मुखालिफ इक़दामात नाफिज किए और यहूदी बरादरी को बड़े पैमाने पर गोली मार कर हलाक करने और जबरी मुकबदरी के ज़रिए तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। मुकावमत जल्द ही उभरी। एक तरफ शाहप्रस्त चीतनक बादशाह पेड्रो दुवम के वफादार पुरानी यूगोस्लाविया की बहाली के लिए लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ यूसुफ बरोज टीतो की क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टीज़न एक एंटी फाशिस्ट जिदोजहद को फ़रोग़ दे रहे थे, जिसका मकसद सियासी और समाजी तब्दीली भी था। अगरचे कब्ज़ा बेहद ज़ालिमाना था, लेकिन जंग ने यूगोस्लाविया में मुज़ाहमत के अर्द गिर्द एक कौमी इत्तेहाद का एहसास छोड़ा, अगरचे बाद में नई दाखिली कशीदगियाँ पैदा हुईं। यूगोस्लाविया में होलोकॉस्ट ने न सिर्फ हज़ारों यहूदियों की जानें लीं, बल्कि इन पूरी बरादरियों को भी मिटा दिया जो सदियों से मुक का हिस्सा थीं। जंग और कब्ज़े ने ज़ाहिर किया कि नफ़रत, इंतहा पसंदी और जोग्राफियाई सियासी ख्वाहिशात किस तरह एक कौम को टुकड़े टुकड़े करके हज़ारों मासूम जानों को ख़त्म कर सकती है। अगरचे जंग 1945 में मुक की आज़ादी के साथ ख़त्म हुई, लेकिन कब्ज़े से पैदा होने वाला सदमा और तकसीम कई दहाइयों तक बरकरार रहे। एक इतनी मुतनव्वे और तारीख़ी तौर पर अमीर कौम किस तरह इतने हौलनाक तबाही में गिर सकती है। दूसरी आलमी जंग के दौरान यूगोस्लाविया की कहानी अदम बर्दाश्त और जंग के नताइज के बारे में एक सख्त इंतबा छोड़ती है।